धन्यवाद। डॉक्टर साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे। इन दिनों एक प्रचलन सा चल पड़ा है जो अपना एग मतलब महिलाएं अपना एग और पुरुष अपना स्पर्म फ्रीज करते हैं। तो ये तकनीक सब लोग जानना चाहते हैं, हमारे दर्शक भी पूछते हैं इस पूरी तकनीक को कैसे किया जाए। ये जो तकनीक होती है एग फ्रीजिंग की और स्पर्म फ्रीजिंग दोनों अलग अलग बिल्कुल चीज़ है। इसलिए कि एग जो होता है वो डिवाइड करता हुआ एक स्ट्रक्चर होता है जो कि बहुत फ्रेजाइल मतलब बहुत मुलायम होता है। तो एग फ्रीजिंग करने के लिए हम लोग को आईवीएफ के सेटअप की ज़रूरत होती है, जिसमें कि पहले वो औरत जो है दवाएं लेती हैं एग्स बनने की, इसलिए कि नॉर्मली महिलाओं को एक साइकिल में केवल एक ही एग बनता है। तो जिसको अपना एग फ्रीजिंग करवाना हो, अपना प्रेगनेंसी वो पोस्टपोन करना चाहती है किसी भी कारण से, या जैसे कैंसर की पेशेंट है, कैंसर डायग्नोज हुआ है, रेडियोथेरेपी होने वाला है या एग उसका निकाला जाने वाला है ओवरी, इन सब और भी बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। तो इसमें पहले वो आईवीएफ स्पेशलिस्ट के पास जाकर दवाएं लेती हैं एग्स को स्टिमुलेट करने के लिए। इसको ओवेरियन स्टिमुलेशन बोलते हैं या हाइपर स्टिमुलेशन बोलते हैं। और जब एग्स बन जाते हैं वो अल्ट्रासाउंड के द्वारा दिखता है। लगभग 10 दिनों की दवाएं जो पड़ती हैं, हार्मोन्स जो नॉर्मली भी ब्रेन से निकलते हैं वही हार्मोन्स की सुई पड़ती है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में, ताकि 10 से 20 एग्स बने। और जब ये एग्स बन जाते हैं, अल्ट्रासाउंड में मैच्योर दिखने लगते हैं, तो एक ट्रिगर शॉट पड़ता है, दूसरा इंजेक्शन होता है जिससे उसका फाइनल मैच्योरिटी होता है। और तब इन एग्स को अल्ट्रासाउंड के द्वारा उसके विजन में, उसके गाइडेंस में हम लोग एक पतले नीडल के द्वारा नीचे के रास्ते से उसको निकाल लेते हैं। तो एग चूंकि एक बहुत ही डिवाइडिंग स्ट्रक्चर है, बहुत फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है, इसको रखने के लिए बिल्कुल 37 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान चाहिए। और उसको हम लोग साफ करते हैं, पहले देखते हैं कि वो मैच्योर है कि नहीं। और अगर वो मैच्योर रहता है तब एग फ्रीजिंग का प्रोटोकॉल होता है दो तरह का, जिसको फास्ट फ्रीजिंग या अल्ट्रा फास्ट फ्रीजिंग एक बोलते हैं, और एक बोलते हैं जिसे कि पुराना जो टेक्निक था स्लो कूलिंग। तो अब स्लो कूलिंग नहीं यूज़ किया जाता है, उसमें बहुत समय लगता था। और अल्ट्रा फास्ट कूलिंग जो आजकल यूज़ होता है उसमें अलग अलग टाइप के रसायनों में हम लोग ये जो एग्स रहते हैं उसमें डालते जाते हैं और उसे सीधे लिक्विड नाइट्रोजन फिर चैम्बर में -170-190 डिग्री में डुबा दिया जाता है। तो एक बार एग अगर उसमें डाल दिया जाता है तो वो सालों तक उसमें उसी अवस्था में पड़े रहते हैं। और जब उसकी फिर ज़रूरत होती है तो उसमें से निकाल के उसी तरह के दूसरे रसायन के घोल होते हैं जिसके द्वारा उसको थॉइंग का प्रोसेस कहा जाता है। जैसे हम लोग फ्रीजिंग करते हैं या कूलिंग करते हैं, उसी तरह बाहर निकाल के वापस उसको गर्म करने की प्रक्रिया को थॉइंग बोला जाता है। और थॉ करके पता चलता है कि जितने एग्स फ्रीज किए गए थे उसमें कितने सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए कि लगभग 20% से 30% एग्स जो होते हैं वो इस प्रक्रिया के दौरान में नष्ट हो जाते हैं। तो अगर किसी को अपना फ्रीजिंग कराना हो तो अच्छा है कि 2 या 3 साइकिल अपना स्टिमुलेट करके वो फ्रीजिंग करवा ले। तो एग फ्रीजिंग एक ऑलमोस्ट आईवीएफ की ही तरह की टेक्निक होती है और इसमें खर्च भी लगभग आईवीएफ के जैसा ही आ जाता है। केवल इसमें स्पर्म से उसको फर्टिलाइज नहीं किया जाता है, अनफर्टिलाइज स्टेज में फ्रीज कर लिया जाता है। डॉक्टर साहब ये तो एग्स के बारे में बताया, स्पर्म के बारे में हमारे दर्शकों को बताया, ये कैसे होता है? स्पर्म फ्रीजिंग चूंकि जैसे मैंने बताया कि एग फ्रेजाइल स्ट्रक्चर है बहुत, लेकिन स्पर्म फ्रेजाइल स्ट्रक्चर नहीं है। उसको स्पर्म को अगर हम किसी भी पात्र में बाहर लैब में रख दें, ऐसे भी छोड़ दें, तो वो काफ़ी दिन तक, कभी कभी 2-2 दिन तक भी वो मोटाइल रहता है, चलते रहता है। तो उसको फ्रीज करने की टेक्निक ज़्यादा आसान होती है, उसमें खर्च उतना ज़्यादा नहीं लगता है। और स्पर्म्स को हम लोग केवल नाइट्रोजन वेपर में 10 मिनट तक छोड़ देते हैं एक रसायन के साथ मिला के, जिसे क्रायो प्रोटेक्टेंट कहते हैं। कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी चीज़ को बर्फ में अगर हम लोग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ले जाते हैं तो हम लोग के कोशिकाओं में मेनली वाटर होता है, पानी होता है। और पानी को जब फ्रीज किया जाएगा 0 डिग्री पे तो आइस क्रिस्टल्स बन जाएंगे, बर्फ बन जाएगा और वो सेल को ख़त्म कर देगा। तो इस प्रक्रिया को बचाने के लिए कि वो बर्फ नहीं बने, सेल जिंदा रह जाए, हम लोग क्रायो प्रोटेक्टेंट मतलब ऐसी चीज़ डालते हैं जो कि उस 0 डिग्री होने पे भी उसके अंदर वो बर्फ नहीं बने, और वापस जब उसको थॉ किया जाए तो वापस वो फिर नेचुरल स्टेज में आ जाता है। स्पर्म्स अधिकतर मैंने ऑलमोस्ट स्पर्म्स को भी फ्रीज करके और जब फिर वापस निकाला जाता है तो ऑलमोस्ट 80-90% सर्वाइवल रेट रहता है। और इससे हम लोग जितने दिन भी चाहे 1 साल 2 साल 5 साल उतना देर तक हम लोग इसको लिक्विड नाइट्रोजन चैम्बर में रखे रहते हैं। और वो सस्पेंडेड एनिमेशन कहलाता है कि वो जिंदा है बट वो ग्रो नहीं कर रहा है, उसी स्टेज में वो पड़ा रहता है जब तक कि उसे निकाले नहीं। हाँ डॉक्टर साहब ये बताएं, जो एग और ये जो फ्रीज होता है जिन्होंने बताया बहुत दिन तक रख सकते हैं, तो इसकी सुरक्षा की क्या गारंटी है जो ये दूसरों को ना मिले, और इसके लिए क्या कानूनी प्रक्रिया है? इसके लिए जो होता है उसके ऊपर बार कोडिंग भी रहता है, या
अलग उसके पेन्स रहते हैं जिसपे कि पेशेंट का नाम, नंबर, वो कब वो दिया, वो उसके पास भी वो रिकॉर्ड रहता है, हम लोग के पास भी वो रिकॉर्ड रहता है ART, ताकि हम लोग जब निकालें वो कलर कोडेड रहता है, उससे भी पता चलता है कि किस हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन जो चैम्बर है उसके अलग अलग कैनिस्टर्स होते हैं, जैसे दूध का कैन होता है उस टाइप का, उसके अंदर भी अलग अलग कार्टिजेज रहते हैं, कैसेट्स या प्लास्टिक के रहते हैं अलग अलग कलर के, तो वो लिखा रहता है कि 1 नंबर टैंक के, 2 नंबर कैनिस्टर के, 3 नंबर येलो कलर के कार्टिज में ये फलाना कोड के साथ में ये पड़ा हुआ है, तो इसके चलते इसकी सुरक्षा रहती है। प्लस यहाँ पे हम लोग के पास ऐसी भी व्यवस्था है कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन का चैम्बर कम का लेवल कम हो जाए या कोई खुला उसको छोड़ दे तो अलार्म हम लोग के पास SMS और मैसेज आ जाता है कि लिक्विड नाइट्रोजन कम हो रहा है या निकाला गया है कुछ भी। इन सब तरीकों के द्वारा उसे हम लोग सुरक्षित रखते हैं। हाँ डॉक्टर साहब, हमारे देश में तो कम, विदेशों में ऐसा ज़्यादा देखा गया है कि पैसे देकर स्पर्म डोनेट करते हैं। हमारे यहाँ भी एक दो पिक्चर इस पर बहुत बनी है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। तो ये स्पर्म डोनेशन की क्या प्रक्रिया है, कैसे लोग डोनेट करते हैं, कैसे लोग खरीदते हैं, मतलब इसको कैसे हम लोग लें? स्पर्म डोनेशन की प्रक्रिया नई मैं नहीं कहूँगा कि है, इसलिए कि ये विधाएं अगर आप हम लोग के धार्मिक ग्रंथ भी देखेंगे तो अधिकतर जो लोग महापुरुष पैदा हुए, हमारे देवता पैदा हुए, तो वो लोग असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी के द्वारा पैदा हुए। केवल स्पर्म ही डोनेशन नहीं, एक डोनेशन, सरोगेसी, ये सब का वर्णन हम लोग के पुराणों में है और अलग अलग तरह से जो कि मैंने अभी पहले हम लोग को अचंभा होता था, अब पता चलता है कि नहीं ऐसा संभव है होना, तो ये नई चीज़ नहीं है। स्पर्म डोनेशन लोग पैसे के लिए करते हैं, बहुत लोग अपने बस चाहते हैं कि नहीं, एल्ट्रुइस्टिक जिसको बोला जाता है कि मैंने किसी पैसा के लिए नहीं, बल्कि निजी स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि जस्ट ऐसे ही सहायता के लिए दे रहे हैं, निस्वार्थ भाव से भी सीमेन देते हैं। अब जो नया ART एक्ट आया है हम लोग के देश में 2021 में वो पास हुआ था और 2022 से वो एम्पावर्ड हो गया है। इसके द्वारा अब नया जो कानून बना है इसमें सेल ऑफ गैमीट्स को बैन कर दिया गया है। मतलब एग डोनेशन हो या स्पर्म डोनेशन, अब पैसा देके कोई उसको खरीद नहीं सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब स्पर्म डोनेशन IVF क्लिनिक में नहीं होगा, बल्कि उसके लिए दूसरा ART बैंक बनेगा और ART बैंक में रजिस्ट्री उसको करानी होगी उस संस्था को, और उस संस्था में जाके किसी आदमी को जो सीमेन देना चाहता है वो देगा, बट उसको उसके लिए पैसे नहीं मिलेंगे। और दूसरी बात है कि एक आदमी केवल एक ही कपल को अपने पूरे लाइफ लॉन्ग में वो स्पर्म डोनेट कर सकता है, तो इसके चलते ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगी, इसलिए कि स्पर्म डोनेशन की ज़रूरत बहुत लोगों को पड़ती है। ऑलमोस्ट 1 से 2% हम लोग का जो पॉपुलेशन है पुरुष का, उनको स्पर्म डोनेशन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन देने वाले इतने लोग नहीं मिलेंगे, क्योंकि उन्हें जो नया कानून है उसके हिसाब से अपना आधार कार्ड और अपना पूरा पहचान वहाँ देना होगा, तो गोपनीयता नहीं रह जाएगी उस पुरुष की जो कि अपना स्पर्म डोनेट कर रहा है। तो काफ़ी सारे बाधाएं आ गई हैं। पहले किसी देश में कानून है कि अगर किसी डोनर से 40 डोनेशन करता है या 10 प्रेगनेंसी होता है तो उसके बाद उसके डोनेट करने से मना कर दिया जाता है, ताकि इनब्रीडिंग नहीं हो सोसाइटी के अंदर में। लेकिन हमारे देश में जो कि इतना बड़ा है, तभी भी हम लोग के देश में जो कानून अभी पास हुआ है, अब उसमें एक स्पर्म डोनर किसी पूरे लाइफ लॉन्ग अपने केवल एक ही कपल को स्पर्म दे सकता है, तो काफ़ी मुश्किलें आने वाली हैं स्पर्म डोनेशन के राह में। लेकिन डॉक्टर साहब, आपने ये तो बताया मुश्किलें आने वाली हैं, लेकिन ये भी तो सही नहीं है समाज के लिए जो एक स्पर्म मतलब डोनर से 100 बच्चे पैदा हो जाए, तो इसके लिए मतलब सामाजिक स्तर पर क्या मतलब असर पड़ेगा, इसके बारे में हमें बताएं। हाँ, इसमें सामाजिक में वही बता रहा था कि जैसे कुछ देशों में उन्होंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन किया है कि पॉपुलेशन कितना बड़ा है और कितने लोगों को अगर बच्चा होता है एक डोनर से, तो इनब्रीडिंग होने की जो चांसेस कितनी बढ़ती है। तो सामाजिक नहीं, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम हो जाएगा आने वाले पीढ़ियों में। अगर सेम ग्रुप के डोनर्स अगर एक ही जगह पे वो डोनेट कर रहे हैं, फिर एक उसी डोनर के जो बच्चे हैं आपस में अगर शादी करते हैं, तो इससे इनब्रीडिंग होता है। लेकिन ये हम लोग को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम लोग के देश में कोई ऐसा लॉ नहीं है जो कि रेस्ट्रिक्ट करता हो कि किसी कपल को कितने बच्चे होने चाहिए, एक ही हो चाहे 10 हो। तो जैसे जैसे पता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाती है नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, उतना ही उस सोसाइटी में बाद में फ्यूचर में इनब्रीडिंग की भी समस्या हो सकती है।